हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 64 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 64 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा इतिहास का, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। पिछली वर्कशीट में भी हमने इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की वर्कशीट में हम शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वर्कशीट की एक नेगेटिव साइड है और एक पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड ये है कि ये वर्कशीट काफ़ी लेंथी है। पॉजिटिव साइड ये है कि इस वर्कशीट में हम पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 64 यानी कार्यपत्रक संख्या 64 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है और आज की दिनांक रहेगी 10 दिसंबर 2020। हमारा चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, जिसकी हम दोहराई करने जा रहे हैं। इस वर्कशीट में टोटल 15 यानी 15 क्वेश्चन दिए गए। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हम शुरुआत करें पहले क्वेश्चन के साथ। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे? हमें बताना कि जैकोबिन जो क्लब था उसमें कौन से लोग थे वो शामिल थे। तो जैकोबिन क्लब में दुकानदार, कारीगर, समाज का कम समृद्ध हिस्सा यानी कि लोअर मिडिल क्लास, काश्तकार तथा गरीब मजदूर शामिल थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया कि फ्रांसीसी क्रांति में योगदान देने वाले किन्हीं दो दार्शनिकों का संक्षिप्त परिचय देना हमें। तो पहले दार्शनिक हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ने राजा की दैवीय शक्ति को नकारा था। उस वक्त ये कहा जाता था कि राजा है उसको ईश्वरीय वरदान प्रदान है और सभी जनता को उनके आदेशों को मानना पड़ेगा। लेकिन जॉन लॉक ने कहा कि ये सब कुछ बनी बनाई या बनावटी बातें हैं। दूसरा, उन्होंने सम्राट के अधिकारों को भी चुनौती दी थी। जो निरंकुश अधिकार की बात की जाती थी तो उसको चुनौती दी थी। दूसरे दार्शनिक थे रूसो। रूसो ने जनता के अधिकारों का पक्ष लिया था। वो रूसो जो थे वो जनता के अधिकारों के पक्षधर थे। रूसो ने जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अगर अधिकार नहीं मिलते हैं तो इनको छीने जाएंगे। तो ये दो दार्शनिक थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, ओलंप दे गूज कौन थी? ओलंप दे गूज फ्रांस की एक लेखिका थी जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह महिला अधिकारों की समर्थक थी। उनका सबसे प्रसिद्ध काम था महिला के अधिकारों और महिला नागरिक घोषणा पत्र को तैयार करना। बाद में उन्हें भी फांसी की सजा दे दी जाती है। चौथा जो प्रश्न दिया गया, रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का शासन क्यों कहा जाता है? तो इसके कई सारे कारण थे। इस दौरान उसने चर्चों को बंद कर दिया था और उनके भवनों को बेरक या फिर दफ्तर बना दिया था। दूसरा, रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को बड़ी सख्ती से लागू किया था, किसी की भी नहीं सुनी थी। तीसरा, उसके 1 साल के शासनकाल में हजारों व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया था, जिसके कारण उसके सहयोगी भी उसके दुश्मन बन गए थे। तो उसकी इन सख्त नीतियों के कारण इस शासन को आतंक का शासन कहा जाता है। पांचवा जो प्रश्न दिया गया, फिफ्थ, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था ये हमें बताना है। फ्रांसीसी क्रांति के समय तो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे उस समय, यानी फ्रांसीसी महिलाओं का जीवन था वो उतना भी बेहतर नहीं था, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। दूसरा, अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई या व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे, यानी अधिकांश जो सामान्य महिलाएं थीं उच्च घरानों को, कुलीन वर्ग को छोड़ करके उनको पढ़ने लिखने या फिर जो प्रोफेशनल वोकेशनल जो ट्रेनिंग थे उनके अवसर भी उन्हें कम प्राप्त थे। तीसरा, कामकाजी महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम थी, यानी काम एक बराबर लेकिन वेतन एक समान नहीं था। चौथा, तीसरे एस्टेट की अधिकांश जो महिलाएं थीं उन्हें जीविका निर्वाह के लिए काम करना पड़ता था, यानी उन्हें बाहर के कार्य भी करने पड़ते थे जीविका निर्वाह के लिए। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजारों में फल फूल सब्जियां इत्यादि बेचती थी या फिर वो संपन्न घरों में घरेलू काम किया करती थी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो महिलाओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, उन्हें अधिक कार्य करना होता था और उनके लिए शिक्षा या आगे बढ़ने के अवसर काफ़ी कम थे। उसके बाद 6th क्वेश्चन दिया गया,
फ्रांस के 3 एस्टेट्स का वर्णन करना है हमें। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो फ्रांस का समाज उस वक्त 3 एस्टेटों में बंटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, फ्रांस के प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग को शामिल किया जाता था। इनका देश की 10% भूमि पर भी नियंत्रण था, यानी 10% भूमि थी इन्हीं के कब्जे में थी और इन्हें सरकारी करों से छूट प्राप्त थी, यानी किसी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। दूसरा जो एस्टेट था उसमें कुलीन वर्ग शामिल थे। कुलीन वर्ग मतलब जो राजतंत्र के क्लोज थे, दरबारी मंत्री कह सकते हैं, तो वो संपन्न वर्ग थे, वो शामिल थे और इन्हें भी कर देने से छूट प्राप्त थी। तृतीय एस्टेट जो था सबसे बड़ा एस्टेट था। तृतीय एस्टेट में व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, दास इत्यादि शामिल थे और केवल तृतीय जो एस्टेट है उसे ही सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। और एक बड़ा कारण ये भी था फ्रांस की क्रांति का, क्योंकि तृतीय एस्टेट था वो नाराज था क्योंकि सभी प्रकार के कर वही चुका रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्व है, यानी फ्रांसीसी क्रांति है उसकी विरासत क्या है। तो यह विश्व का पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे विचारों को अपनाया था। यानी उससे पहले स्वतंत्रता, समानता या भाईचारा इस प्रकार के विचार लोगों के पास थे ही नहीं। दूसरा, इसने राष्ट्रवादी आंदोलन या राष्ट्रवाद की भावना को भी बढ़ावा दिया। इसके बाद ही कई राज्य थे वो राष्ट्रवाद के आधार पर गठित भी हुए थे। तीसरा, इसने देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की अवधारणा का भी प्रचार किया कि सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार होने चाहिए और बाद में कानून के सम्मुख लोगों की समानता की धारणा का आधार भी यही बनता है। आज जो हम कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं वो समानता का विचार भी इसी क्रांति से आया था। उसके बाद 8वां प्रश्न दिया गया जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। पहला जो कारण था, लुई 16वां के समय महंगाई चरम पर थी, आम जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त या तंग थी। दूसरा, लगातार युद्धों के कारण अशांति बनी हुई थी और शाही खजाना भी खाली हो चुका था। तीसरा, किसानों की हालात काफ़ी दयनीय थी, यानी कि उनके हालात भी काफ़ी अच्छे नहीं थे। चौथा, तृतीय एस्टेट को ही सभी कर देने पड़ते थे, इसलिए तृतीय एस्टेट जिसमें आम जनता शामिल थी वो भी राजा से या सम्राट से खुश नहीं थे। पांचवा, देश में बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही थी, इसके कारण भी एक बड़ा वर्ग था वो राजा से या सम्राट से खुश नहीं था। छठा कारण था अकाल और दूसरा बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में अनाजों की कमी हो गई थी, इसके कारण भी महंगाई भी बढ़ी और भूखमरी भी बढ़ी। सातवां कारण था लुई 16वें की अयोग्यता। हालांकि ये समस्याएं थी लेकिन लुई 16वें की अयोग्यता भी एक बड़ा कारण थी, क्योंकि वो इन परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं कर पाया या इनको संभाल नहीं पाया और परिणाम जो निकला वो था फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। यानी लुई 16वां जब सम्राट बनता है तो उस वक्त फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी ये हमें बताना है। तो लुई 16वें के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। शाही खजाना खाली हो चुका था, लगातार युद्ध में उलझे रहने के कारण खर्चे बहुत अधिक बढ़ गए थे, यहाँ तक कि ऋण भी लेना पड़ा था। अकाल के कारण आर्थिक हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए। 10वां प्रश्न है, फ्रांस में डायरेक्टरी शासन क्या था। हमें बताना है कि यह डायरेक्टरी शासन था क्या। फ्रांस में जेकोबिन सरकार के पतन के बाद संविधान में चुनी हुई परिषद के शासन की व्यवस्था की, यानी संविधान में बदलाव किया गया और एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया, वो था चुनी हुई परिषद के शासन की व्यवस्था। यह परिषद 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका थी जिसे डायरेक्टरी कहा गया, यानी इसमें एक सम्राट नहीं था, एक शासक या प्रशासक नहीं था, बल्कि 5 लोग होते थे। डायरेक्टरी शासन का प्रयोग भी असफल रहा था, असफल ही नहीं बेहद असफल रहा था। उसके बाद 11th प्रश्न है, सो कुलोत कौन थे। जेकोबिन क्लब के सदस्य कामगारों की तरह बिना घुटने वाली धारीदार पतलून पहना करते थे। यानी किस लिए पहनते थे, ताकि वो अपने आप को कुलीनों से अलग रख सके।
इसी पोशाक के कारण उन्हें सो क्लॉथ भी कहा जाता है। सो क्लॉथ एक शब्द है, इसका अर्थ होता है बिना घुटने वाली, क्योंकि वो बिना घुटने वाली धारीदार पतलून पहनते थे, इसलिए उनको सो क्लॉथ कहा जाता था। 12th क्वेश्चन है नेक्स्ट, हमें बताना है राजतंत्र और गणतंत्र सरकार में प्रमुख अंतर क्या होता है। तो राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन। राजतंत्र शासन में देश का प्रमुख सम्राट होता है और यह जन्म पर आधारित पद होता है, यानी इसमें कोई चुनाव नहीं होता। जैसे मुगल शासक होते थे, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, तो ये जन्म पर आधारित पद होता था, उसमें कोई चुनाव नहीं होता था। जबकि गणतंत्र का अर्थ होता है गणतंत्र, यानी जनता का शासन, जनता का तंत्र। गणतंत्र में देश का मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति। उसके बाद 13वां प्रश्न है, 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की क्या स्थिति थी, हमें यह बताना है, और इसका अंत किस प्रकार हुआ। तो दासों की स्थिति जो फ्रांस में थी उस वक्त काफ़ी दयनीय थी। उन्हें किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे, उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं दिया जाता था तथा अत्यधिक कार्य करवाए जाते थे। हालांकि एक बड़ा वर्ग था वो दास व्यापार में लगा हुआ था और इन्हीं दासों से बागानों में कार्य करवाया जाता था। और ऐसे कह सकते हैं कि यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो दास व्यापार पर ही टिकी हुई थी। अब दास प्रथा का अंत कैसे हुआ। दास प्रथा का अंत है सबसे पहले 1794 के जो कन्वेंशन हुआ था उसमें फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासों को मुक्त करने संबंधी कानून पारित कर दिया गया था। लेकिन ये कानून टिका नहीं, केवल 10 वर्ष तक चला। 10 वर्ष के बाद 1804 में नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। लेकिन 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा पूरी तरीके से अंतिम तौर पर ख़त्म कर दी गई। तो इस तरीके से अंतिम तौर पर जो अंत होता है दास प्रथा का वो 1848 में जाकर हो पाता है। 14वां प्रश्न दिया गया कि लुई 16वें के अंत के बाद एक संवैधानिक राजतंत्र कब और किस प्रकार बना। तो लुई 16वें के अंत के बाद फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कब बना और किस प्रकार बना। तो 1791 में फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया। अब ये संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है, यानी संविधान भी था, कानून का शासन भी था, साथ ही साथ राजा के पास भी नाममात्र शक्तियाँ थी। जैसे अगर हम संवैधानिक राजतंत्र की अगर बात करें तो अभी भी ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। तो संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस 1791 में बनता है और शक्तियों को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में विभाजित कर दिया गया। सम्राट के अधिकार थे वो सीमित कर दिए गए, यानी कि उनसे शक्तियाँ छीन ली गई। उसके बाद 15th और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वर्कशीट का, फ्रांस की राजनीति में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका को लिखिए, या नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था ये हमें बताना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन ने राजतंत्र की पुनर्स्थापना की, यानी लोकतंत्र है उसको या प्रजातंत्र को खत्म कर दिया। नेपोलियन ने जन्म आधारित विशेषाधिकार थे वो खत्म कर दिए। उसने कानून की समानता स्थापित की। उसने सामंती प्रथा है उसको भी खत्म कर दिया। इसके साथ साथ उसने परिवहन, संचार व्यवस्था और व्यापार में भी सुधार किया। और वास्तव में यूरोप के एकीकरण का जो श्रेय है वो नेपोलियन को जाता है और नेपोलियन के कारण ही बहुत से देशों में राष्ट्रवाद का विकास हो पाया था। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो लेंथी थी लेकिन बेहद आसान थी। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, समझ में आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।